In the name of Holy Allah, who is the most Rahman and Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें. Dear viewers, this is the name of the subject History of English Literature. ये एक सब्जेक्ट है जो कि BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी करवाया जाता है. ये सब्जेक्ट मैं बार बार बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंग्लिश लिटरेचर स्टैंड करता है वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर करता है. अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप पूरी की पूरी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको समझने के काबिल हो जाते हैं, विच आई विल से. तो इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट नो अबाउट द टाइमलाइन, अबाउट द क्रोनोलॉजी. तो इसका जो स्पैम है, पीरियड है पूरा का पूरा 450 से लेके प्रेजेंट तक 1600 साल का दौर है. इसको आपने अगर अच्छे तरीके से समझना है सो यू मस्ट नो अबाउट इट्स टाइमलाइन के ज़रिए ही आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इस टाइमलाइन को समझने के लिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर आपको 8 पीरियड्स नज़र आ रहे हैं. दीज आर नोन एज पीरियड्स एज वेल एज द एजेस. इनको 8 पीरियड्स भी कहते हैं और एजेस भी कहते हैं. और जो 1600 साल का इंग्लिश लिटरेचर है वो इन 8 पीरियड्स के अंदर समाया हुआ है. इन 8 पीरियड्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इट मीन्स कि आपने वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है, उसको भी आप समझ सकते हैं. तो इसका जो आगाज़ होता है वो एंग्लो सैक्सन से होता है और पोस्ट मॉडर्न एज पे इसका एंड होता है. अगर हम अपने इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ के अंदर हम 5 एजेस को डिस्कस कर चुके हैं. एंग्लो सैक्सन डिस्कस कर चुके हैं, एंग्लो नॉर्मन डिस्कस कर चुके हैं, रेनेसांस डिस्कस कर चुके हैं, न्यू क्लासिकल पीरियड डिस्कस कर चुके हैं, रोमांटिक एज डिस्कस कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे अपनी पीरियड नंबर 6 विक्टोरियन एज को. आज इस वीडियो के अंदर हम विक्टोरियन एज को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. सो हियर यू कैन सी अ लेडी, शी इज़ द क्वीन विक्टोरिया, क्वीन ऑफ ब्रिटेन. बरतानिया की ये क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, और इसी के नाम से ये पीरियड है. पीरियड का नाम क्वीन विक्टोरिया क्यों रखा गया? बिकॉज शी वाज द लीडिंग फिगर ऑफ दिस पीरियड. इस पीरियड की जो सबसे बाअसर शख्सियत थी वो क्वीन विक्टोरिया थी. इसी वजह से इस एज का नाम भी क्वीन विक्टोरिया ही रखा गया, विच स्टार्टेड फ्रॉम हर बर्थ एंड एंडेड ऑन हर डेथ. 1837 में इनका जन्म होता है, तो वहीं से विक्टोरियन पीरियड का आगाज़ हो जाता है, और 1901 में इस क्वीन की डेथ होती है और वहीं पे ये पीरियड ख़त्म भी हो जाता है. इस पीरियड के अंदर आपको नीचे 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं. ये वो 4 चीज़ें थी जिसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया ने बहुत ही अच्छा काम किया था. इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पीछे से एजेस से जो है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, तो इस औरत ने आके इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी उसको और पीक पे पहुंचाया. ब्रिटिश एम्पायर, इसके दौर के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने बहुत बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड हुआ था. ब्रिटिश राज जो था बरसगीर के अंदर भी जो लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो भी इसी एज के अंदर ही उन्होंने सफ़र करना शुरू किया था. ग्रोथ ऑफ लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया था. एंड सोशल रिफॉर्म्स, और ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सोशल जो वर्क्स हैं वो बहुत कमाल के किए गए थे. जितने भी ये डेवलपमेंट हुई थी बिकॉज ऑफ दिस लेडी क्वीन विक्टोरिया के की वजह से ये सारी की सारी डेवलपमेंट हुई थी. तो आज हम इसी के दौर के बारे में पढ़ेंगे जो कि तकरीबन 63 ईयर्स तक फैला हुआ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ दिस पीरियड क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरियन एज का जो पीरियड है उसके अंदर हम डाइव लगाते हैं. अच्छा जी, ये एक छोटी सी स्लाइड है, इसको शायद आपको नज़र ना नो, लेट मी जूम इट. तो इस पीरियड को एक दफ़ा समझ लेते हैं. ये इतनी नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक दफ़ा हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इस पीरियड के अंदर क्या क्या बात की गई. 3 फेजेस ऑफ विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज के अंदर ना आप 3 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं.
अगर आप अच्छे तरीके से डीपली इसको स्टडी करना चाहते हैं ना, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज 3 फेजेस। अगर इतने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहते तो इस स्लाइड को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से इस इसको समझना चाहते हैं, तो ये स्लाइड लाजमी तौर पे देखिएगा जी। विक्टोरियन एज के 3 फेजेज़ हैं। वो 3 फेजेज़ कौन से, ये नीचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई वो देख लें। द विक्टोरियन एज वाज अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस, सोशल रिफॉर्म्स एंड लिटरेरी ब्रिलियंस इन इंग्लैंड। जो विक्टोरियन एज पीरियड समझा जाता है वो इंग्लैंड के अंदर अदब का, समाजी तरक्की का और सोशल रिफॉर्म्स या प्रोग्रेस का जो पीरियड है वो आप इसको कह सकते हैं। इससे पहले किसी भी एज के अंदर इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा काम नहीं हुआ था, सोसाइटी के ऊपर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लिटरेचर के अंदर काम तो होता रहा था, वो तो एक यू कैन से जो एक ट्रेडिशन नहीं मान जाती कि लिटरेचर के ऊपर काम करना है, तो वो इस एज के भी अंदर हुआ था। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस बेस्ड ऑन द रेन ऑफ 3 मोनार्क्स। अब इस पीरियड के 3 हिस्सों के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 मोनार्क्स। मीन्स के 3 मोनार्क्स की बेस पे आप इसके 3 स्टेजेस बना सकते हैं। विलियम फोर, क्वीन विक्टोरिया एंड किंग एडवर्ड सैमन। ये 3 जी बादशाह गुजरे हैं। मलका भी इसके अंदर एक है, तो इन्हीं 3 फेजेस को क्वीन विक्टोरिया के जो फेजेस हैं उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 फेजेस आपको नज़र आ रहे हैं जी। पहला हम फेज़ डिस्कस कर सकते हैं, फेज़ 1। फेज़ 1 का जो स्टार्ट होता है वो 1832 से 1837 तक है। बेसिकली यहाँ पे अभी क्वीन विक्टोरिया का जो दौर है वो स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले जो दौर था ना वो एक फ़ेज़ के अंदर आ जाता है। तो वो जो दौर था वो था जी एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन क्या था? रेन ऑफ विलियम फोर। क्वीन विक्टोरिया से जो पहले बादशाह था वो कोई विलियम फोर था। अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट। अब इसके दौर के अंदर जो सियासी सूरत हाल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एट इट्स पीक। जो क्वीन विक्टोरिया से पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी ना वो बहुत तरक्की कर रही थी, बहुत ज़्यादा पीक पे थी। मीन्स कि हर तरफ गहमा गहमी थी इस चीज़ की। पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड इनक्वालिटी वाज वाइड स्प्रेड। हर तरफ गुर्बत भी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। ये एक ना बड़ा ही एक नेगेटिव पॉइंट यू कैन से कि कंसिडर किया जा सकता है। नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी। मीन्स के जो अमीर थे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी, गरीबों को मज़दूरों के अंदर ही कोटे के अंदर डाला जाता था। एंड इनक्वालिटी और अदम मसावात भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड सिंपैथी फॉर द डाउनस्ट्रोडन एंड टू बी नीड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। मीन्स की क्वीन विक्टोरिया से पहले जो लिटरेचर था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसको ना रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ट्रांजिशन दौर के जो थीम्स थे वो कौन कौन से थे? सोशल प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स। मीन्स के उस दौर के अंदर समाजी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी, सफरिंग बहुत ज़्यादा थी। पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, वो सेम बात आपकी हो जाएगी। रिफॉर्म एंड ह्यूमन राइट्स, इस्लाहात कम थी जिसकी वजह से राइटर्स ने इसके बारे में लिखा। एंड ह्यूमन राइट्स मीन्स कि इंसानों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे, तो राइटर्स ने इन दोनों चीज़ों को अपना थीम बनाया। सिम्पथी एंड कंपैशन, तो ये वही बात है, सिम्पथी उसी चीज़ के बारे में आएगी जिसके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी, जिसके हक के पे ऊपर डाका डाला जाएगा, उसी चीज़ के ऊपर सिम्पथी आएगी। रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स, तो उसके दौर के जो राइटर्स थे वो चार्ल्स डिकन्स थे, विलियम मैकपीस थे, एलिज़ाबेथ गास्किल, थॉमस कैरली। तो ये जो सारे राइटर्स हैं ये क्वीन विक्टोरिया से पहले के हैं। अब जब क्वीन विक्टोरिया आई तो उसका दौर जो कहलाता है वो एज ऑफ अचीवमेंट भी कहलाता है। विक्टोरियन एज भी कहलाती है और एज ऑफ अचीवमेंट भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस वजह से देखें, एन एरा ऑफ स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब क्वीन विक्टोरिया आई तो वो जो एक अनस्टेबिलिटी चल रही थी, मीन्स कि हर एक चीज़ के अंदर एक अदम सवास सी नज़र आ रही थी, क्वीन विक्टोरिया ने हर एक चीज़ को स्टेबल कर दिया, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो। मीन्स कि जिस तरह का भी कोई मसला मसाइल था, क्वीन विक्टोरिया ने हर एक चीज़ को स्टेबल कर दिया था। ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, एजुकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, 3 चीज़ों के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा फोकस दिया था। नंबर 1 इज़ एजुकेशन, तालीम, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड आप देख सकते हैं, कैम्ब्रिज देख सकते हैं। ये सारी की सारी इसी दौर की बनी, मीन्स के प्रोग्रेस इसी दौर के अंदर या बनी हुई जो थी वो इसी दौर के अंदर बनी हुई थी।
साइंस के ऊपर डेफिनेटली जब एजुकेशन के ऊपर आपका ध्यान होगा तो एजुकेशन के अंदर जो पीक पे चीज़ होगी वो आपकी साइंस ही होगी। एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन इन सेंस जो कि ये ब्रिटिशर्स ने जियोग्राफी के बारे में नॉलेज हासिल किया, उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने दूसरे जो कंट्रीज़ थी या दूसरे कॉन्टिनेंट्स थे उनको कॉलोनाइज़ किया था। ये उन्होंने चीज़ें एक्सप्लोर की थी। ये सारा का सारा जो काम है वो ब्रिटिशर्स का ही है। ग्रोथ ऑफ द मिडल क्लास, पिछले जो थोड़े से दौर के अंदर मिडल क्लास आम लोगों को ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता तो क्वीन विक्टोरिया ने उस चीज़ को भी स्टेबल किया। लिटरेचर रीच इट्स हाईएस्ट पीक एंड इनक्वालिटी एंड वैरायटी, जब क्वीन विक्टोरिया आई तो जो लिटरेचर डाउन ट्रोडन तक फैला हुआ था वो वहाँ से उठा और अपने हाईएस्ट पीक पे पहुँच गया और उसके ऊपर इक्वालिटी भी नज़र आती थी। अब इसी दौर के जो मेजर थीम्स हैं मैं वो एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। मोरालिटी एंड एथिक्स, उसके अंदर आपके अखलाकियात नज़र आती थी कि किस तरह से बातचीत की जाती है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज़ स्टेबल हो चुकी थी, हर एक बंदे को अपनी अपनी ड्यूटीज़ का पता था, जिम्मेदारियों का उनको पता था। फैमिली, लव एंड मैरिज, हर एक चीज़ जब इक्वालिटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे फिर लव, मोहब्बत, कंपैशन जैसे थीम ही आपको देखने को मिलेंगे। रिलीजन एंड फेथ, डेफिनेटली जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि देयर इज़ सम पावर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो जो आपका अट्रैक्शन जाती है, जो आपकी अटेंशन जाती है वो सीधे रिलीजन की तरफ ही फिर जाती है। प्रोग्रेस एंड ऑप्टिमिज्म, तो ये बेसिक थीम्स थे जी जो कि क्वीन विक्टोरिया के दौर के अंदर राइटर्स ने इनके ऊपर फोकस किया। अब इस एज के अगर आप राइटर्स देखेंगे तो आपको चार्ल्स डिकन का नाम नज़र आएगा, जॉर्ज एलियट का नाम नज़र आएगा, विलियम मैकपीस जो कि पिछले राइटर्स हैं वही इस एज के अंदर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस एज को एज ऑफ टेनिसन भी कोई लोग रेफरेंस के तौर पे इसका नाम रखते हैं। ठीक है जी। अब आखिरी जो फेज़ आ जाता है वो 1901 के बाद आ जाता है, तो ये फेज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एज, एज ऑफ विक्टोरिया या विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो वो 1901 तक ही फैली हुई, तो उसके बाद के दौर की जो बात है वो फेज़ 3 के अंदर आ जाती है। वो दौर भी एज ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगा। क्वीन विक्टोरिया से जो दौर थोड़ा सा दौर पहले था वो भी एज ऑफ ट्रांजिशन, और उसकी ज़िंदगी मौत के बाद का जो दौर है वो भी एज ऑफ ट्रांजिशन के अंदर आएगा। खैर जी, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका इससे लेना देना नहीं है। तो विक्टोरियन एज को डिस्कस करने से पहले इन फेजेस को लाजमी तौर पे आप याद रखिएगा। अगर नहीं करना चाहता देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके डीप नॉलेज के लिए ये स्लाइड रखी गई थी। जी, अब हम बात करते हैं इस एज के बारे में, विक्टोरियन एज के बारे में। द विक्टोरियन पीरियड इज़ द नेक्स्ट मेजर पीरियड आफ्टर द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के बाद जो अगला बड़ा पीरियड आता है वो हमारे पास विक्टोरियन पीरियड आता है। इट स्टार्टेड इन 1837 व्हेन विक्टोरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बिकेम द क्वीन ऑफ ब्रिटेन एंड एंडेड इन 1901 आफ्टर हर डेथ। सेम बात की गई है कि जब क्वीन विक्टोरिया पैदा हुई थी, या सॉरी, जब वो बरतानिया की क्वीन बनी थी, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन बनी थी, तब से दौर शुरू होता है और उसकी मौत तक का जो पीरियड है 1901 में जब उसकी डेथ होती है तो वहीं पे विक्टोरिया का जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ विक्टोरिया बिकॉज क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, almost you can say 63 years from 1837 to 1901। जो 63 साल का दौर जो गुजारा था वो क्वीन विक्टोरिया ने गुजारा था, तो ये क्वीन थी, इस वजह से इस एज का नाम भी क्वीन विक्टोरिया के नाम से ही रखा गया। इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देयर यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस एज के। सो नंबर वन, यू विल हैव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिछले 100 साल से चली आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर ना इनको बड़ा बेनिफिट नज़र आ रहा था, बड़ी हेल्पफुल नज़र आ रही थी। इसी वजह से ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे जा रही थी। फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड सिटीज़ एक्सपेंडेड, हर तरफ फैक्ट्रीज लग रही थी, हर तरफ मशीनरी आ रही थी और सिटीज़ जो थी ना वो एक्सपेंड ही हुई जा रही थी। इसे जो पिछला दौर आया था, तकरीबन आया था कोई 38-39 साल का, वो रोमांटिक पीरियड। उसके अंदर राइटर्स ने, पोइट्स ने थोड़ा सा लोगों का ध्यान हटाया था, नेचर की तरफ लेके गए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर उनका जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया फैक्ट्रीज, मशीन और सिटीज़ की तरफ। सोसाइटी चेंज रैप्टली, जो मुआशरा था वो बड़ी ही तेज़ी से चेंज हो रहा था। डेफिनेटली जब ग्रोथ हो रही हो, डेवलपमेंट हो रही हो, तो मुआशरे के एटीट्यूड के अंदर तो चेंजेस भी उसी लिहाज से ही आती हैं। आप खुद को देख लें कि आज से 10-15 साल पहले ज़िंदगी किस तरह की हुआ करती थी, और अब देख लें कि ज़िंदगी कितनी
तेज़ी से रैपिडली वे में वो चेंज हो चुकी है। ये नहीं कि आप चेंज हो रही, जिस तरह सोसाइटी खुद को बदल रही है, डेवलपमेंट आ रही है, डेवलप हो रही है, तो उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वो चेंजेस आ रही हैं। प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस अपीयर्ड। तो स्टार्ट में तो ऐसा ही हुआ कि गुर्बत ज़ाहिर होने लगी, इनजस्टिस फील होने लगा, और जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थी वो भी हर एक बंदे की तरफ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं ना, एक बिगड़ चीज़ का, तो इस तरह की कंडीशंस आपको ऑटोमेटिकली फेस करना पड़ती। ये नहीं कि आप एक कोई अच्छी चीज़, बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते तो आप कहें कि वो स्टार्ट से ही स्मूथली चले, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्टार्ट के अंदर आपको हर एक चीज़, जो प्रॉब्लम ना, वो फेस करनी पड़ती। तो यही इसी एज के अंदर भी हुआ था। नंबर 2, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ है कि वो साइंटिफिक डेवलपमेंट होगी। डेफिनेटली स्कूल, कॉलेजेस, इन चीज़ों का बनना, यूनिवर्सिटीज़ का बनना, एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान होना और एजुकेशन के अंदर साइंस के ऊपर फोकस करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस दौर के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का ध्यान हुआ, तो वो साइंस की तरफ हुआ था। साइंस के अंदर डेवलपमेंट दैट वाज नन अदर देन एज़ कंपैरिज़न टू द साइंस एजुकेशन। इस दौर के अंदर जो साइंस की ना कोई सानी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हर एक जो चीज़ फ़ोकस दिया जा रहा था, वो साइंस के ऊपर ही दिया जा रहा था। साइंस चैलेंज्ड ओल्ड रिलीजियस बिलीव्स। अब साइंस के अंदर तरक्की हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, तो मज़हब ने जो कुछ अकीदे बना के रखे हुए थे कि ये चीज़ इस तरह से है, तो वो साइंस ने चेंज कर दी। जिस तरह पहले कहा जाता था कि जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ये एक मीन्स कि क्रिश्चियनिटी के अंदर या कुछ लोगों ने, जो राइटर्स आए थे, उन्होंने चीज़ों का अंदाज़ा लगा के ये कहा कि जो सूरज है वो ज़मीन के अंदर घूमता है, तो वो एक रिलीजियस बिलीफ बन गया। लेकिन जैसे-जैसे दौर गुज़रता गया, साइंस के अंदर तरक्की होती गई, तो वो जो एक पुख्ता सा फर्म बिलीव बना हुआ था, तो वो जो उस बिलीव को ना चेंज करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ द साइंस, बिकॉज ऑफ द साइंस। चार्ल्स डार्विन प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यही वो दौर था साइंस के अंदर जो एक बहुत बड़ा मास्टरपीस ओरिजिनेट हुआ था, वो था डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन द ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेशीज। स्पेशीज़ के ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़ के ऊपर जो डार्विन ने थ्योरी प्रेजेंट की थी एवोल्यूशन, वो इस दौर का एक अहम पीस ऑफ वर्क समझा जाता है। नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब यही वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने सफ़र करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, ओशंस को, सीज़ को, मीन्स कि वो अपनी सल्तनत को, अम्पायर को बढ़ाने के लिए है ना, अपनी जगह से उन्होंने ना सफ़र करना आगाज़ कर दिया, समुद्री सफ़र का आगाज़ कर दिया। ब्रिटेन बिकेम अ पावरफुल इम्पीरियल नेशन ऐसी नेशन जो दूसरे के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत करती है, विद पावर, विद मिलिट्री, मीन्स कि किसी हिसाब से ज़ोर ज़बरदस्ती जो दूसरे नेशंस के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है, वो इम्पीरियल नेशन कहलाते हैं। इट वाज ऑफन कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये जो दौर है वो ब्रिटिश एम्पायर का पीरियड भी कहलाता है। ठीक है जी, तो ये 3 बैकग्राउंड आप इस एज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और बैकग्राउंड करने के बाद यू मस्ट नो अबाउट सम बेसिक क्वालिटीज़ द फीचर ऑफ दिस एज। विक्टोरियन एज के फीचर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा काम किस किस चीज़ पे हुआ। सो नंबर 1, एट द टॉप यू विल हैव रियलिज़म। रियलिटी के ऊपर बात की गई, फैक्ट्स के ऊपर बात की गई, ट्रुथ के ऊपर बात की गई। राइटर्स शोड द रियल लाइफ एंड द सोशल प्रॉब्लम। माशरे के अंदर जिस तरह चीज़ चल रही होती थी, राइटर्स ने वो जो अक्स था, रिफ्लेक्शन था, वही अपनी राइटिंग्स के अंदर दिखाया था। मीन्स कि उन्होंने किसी किस्म की कॉपी नहीं की, उन्होंने किसी किस्म का झूठा चीज़ नहीं दिखाई, उन्होंने किसी किस्म की फैंटसी ज़ाहिर नहीं की। जिस तरह की चीज़ चल रही थी, या तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, या उसको सेम टू सेम प्रेजेंट किया गया। दे रोट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। दिस वाज द मेजर पॉइंट यू कैन से कि आम लोगों के बारे में लिखना ये कोई uh, आम चीज़ नहीं होती कि आप हर एक बड़ी चीज़ को, हर एक प्रोमिनेंट चीज़ को छोड़ के आप आम जनता के बारे में लिखें, आम लोगों के बारे में लिखें। तो इस एज के अंदर ये भी काम किया गया। नंबर 2, जो क्वालिटी हमारे पास इस एज की आ जाती है, दैट वाज मॉरल पर्पस। इंसानों की अखलाकियात को बेहतर किया गया। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव कि इंसान की अखलाकियात को, मॉरलिटी को हमने बेहतर करना है।
लिटरेचर ऑफन ट्राई टू टीच मॉरल लेसन्स। अब सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिटरेचर नहीं लिखा जाता था, बल्कि लोगों को सबक सिखाने के लिए, इखलाकी सबक सिखाने के लिए भी लिटरेचर लिखा जाता था। राइटर डिस्कस्ड सोशल इश्यूज़, जितने भी मुआशरे के अंदर इश्यूज़ होते थे, आइदर इट इज़ इन अबाउट द इनजस्टिस, इट इज़ अबाउट द इनइक्वालिटी, अबाउट द राइट्स, जितने भी सोशल इश्यूज़ होते थे राइटर्स ने उनको डिस्कस करना ही करना होता था। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है जी इस एज का फीचर नंबर 3, सोशल क्रिटिसिज्म। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि राइटर्स ने अगर किसी मुआशरे के अंदर उनको चीज़ नहीं नज़र आ रही, उन्होंने उसको अपनी राइटिंग के अंदर ले आया, उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ शुरू कर दिया, तंज़ करना शुरू कर दी। मुआशरे के ऊपर तंज़ करना, सोशल क्रिटिसिज्म। उन्होंने किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था? पॉवर्टी, कि भई आप इतनी बड़ी सल्तनत हो, यू हैव अ क्वीन, आपके पास एक क्वीन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, सिटीज़ बढ़ रही हैं, इसके बावजूद भी यू आर लिविंग इन पॉवर्टी। तो इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया। चाइल्ड लेबर, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी उसके ऊपर जो मज़दूर तबका था उसके अंदर बच्चे भी शामिल हो रहे थे। बच्चों के क्या मज़दूरी करनी है? जो बच्चे, एक यूथ होती है उसको आप मज़दूरी में लगा रहे हो, काम-काज में लगा रहे हो, तो फिर मुआशरा किस तरह से तरक्की करेगा? नंबर 3, क्लास डिफरेंस। ये काला है भाई, इसको कोई चीज़ नहीं देनी, ये गोरा है, सब कुछ इसी के लिए, ये गरीब है, इसको कोई चीज़ नहीं देनी, ये अमीर है, सब कुछ इसी के लिए। एक क्लास डिफरेंस के ऊपर तंज़ की गई। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी के ऊपर, ये सारी चीज़ें नाइंसाफ़ी को ही ज़ाहिर करती हैं। बच्चों से काम करवाना, अमीर गरीब के दरमियान फ़र्क रखना, ये सारी क्या चीज़ें? इनजस्टिस है। तो राइटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने तंज़ की, क्रिटिसाइज़ किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखा। तो जब आप किसी एक चीज़ के बारे में लिखते हैं और उसको पूरी दुनिया के सामने लेके आते हैं या अपनी आवाम के सामने लेके आते हैं, तो ना चाहते हुए भी यू हैव टू टेक स्टेप अगेंस्ट दोज़ थिंग्स। तो आपको ना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना ही पड़ता है। तो रद्द-ए-अमल क्या ज़ाहिर हुआ कि उनकी डेवलपमेंट में बेहतरी नज़र आ गई। ये चीज़ का थर्ड बेनिफिट। बेनिफिट नंबर 4, यू कैन से द डेवलपमेंट नंबर 4, या फिर आप इसको फीचर नंबर 4 कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ नावल। अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम किया गया था वो नावल्स के ऊपर किया गया था। द नावल बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बिकॉज इट कुड डिस्क्राइब सोसाइटी इन डिटेल, क्योंकि उन्होंने एक मुआशरे के बारे में वज़ाहत से बात करनी होती, तो वज़ाहत जो की जाती है वो शॉर्ट स्टोरी के अंदर नहीं की जा सकती, वो पोइट्री के अंदर नहीं की जा सकती। तो उनको जो सबसे बेसिक फॉर्म लगी लिटरेचर की वो नावल लगा। तो नावल के ज़रिए ही उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मुआशरे का हाल बताया। So here you can see some basic, some important, the major writers of this age. इस एज के मेजर राइटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 यू हैव चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स आपको इस एज का सबसे बड़ा राइटर नज़र आ रहा है जी। तो ये इसके नीचे फेमस वर्क भी दिए हुए हैं। ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, टेल ऑफ टू सिटीज़। ठीक है जी। आगे नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये एज ऑफ टेनिसन, बाज़ लोग कहते हैं कि एज ऑफ टेनिसन भी कहलाती है क्योंकि टेनिसन भी बहुत बड़ा राइटर था। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं जी रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब इस एज के बड़े राइटर थे। और लास्ट पे थॉमस हार्डी। दीज आर द 4 राइटर्स जिन्होंने इस एज के अंदर बहुत कमाल का काम किया था। और कुछ ब्रांड सिस्टर्स भी थी जिन्होंने इस एज के अंदर अपने जलवे दिखाए थे। ठीक है जी। तो ये मेजर राइटर्स हैं जी जो आपके विक्टोरियन एज का हिस्सा होंगे। और इस एज के साथ साथ राइटर्स के साथ साथ आपको लिटरेरी फॉर्म्स भी नज़र आ रही हैं कि लिटरेचर के अंदर इस एज के अंदर क्या काम किया गया था। नंबर 1 नावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहले ही बात कर चुके हैं। पोइट्री के ऊपर भी काम किया गया, एसेस के ऊपर भी काम किया, ड्रामा के ऊपर भी काम किया गया। दीज आर द 4 लिटरेरी फॉर्म्स जिनके ऊपर क्वीन विक्टोरिया के दौर के अंदर काम किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नावल के ऊपर किया गया था। तो ये था जी हमारा पीरियड नंबर 6। अब इस पीरियड का एंड कहाँ पे होता है देखें। क्वीन विक्टोरिया एज एंडेड इन 1901 विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जब क्वीन विक्टोरिया की मलका की डेथ होती है उसके साथ ही इस दौर का ख़ात्मा भी हो जाता है। तो ये था जी हमारा पीरियड नंबर 6, विक्टोरियन एज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आवर सेकंड लास्ट पीरियड, मॉडर्न पीरियड। तो आपसे मुलाकात होगी उस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।